स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन जो है इस समय आपके साथ जो है मार्क टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल आपने क्या देखा था? मार्क टेस्ट डिस्कशन पार्ट 8, यानी जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट डिस्कशन पार्ट 8। मोस्टली उसमें मान के अगर हम चले तो मोस्टली क्या किए थे कि 25 क्वेश्चन में ही लमसम हमने 100 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए थे। एक एक टॉपिक को पूरा ब्रांचिंग मेथड से अच्छे से जो है हम सॉल्व करते हुए चले थे। तो आज भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कल का भी कोई डाउट हो या परसों का भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन लिख कर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट डिस्कशन पार्ट 9। आज भी उसी प्रकार हम डिस्कशन जारी रखेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हम सब आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो आइए जो है क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया? भारत किस सन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ऑप्शन क्या है आपका? 1945, 1947, 1952, 1950। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1945। संयुक्त राष्ट्र का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। क्लियर हो गया? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। इतना क्लियर हो गया आपका। 193 सदस्य देशों की संख्या है। इसके अगर आप अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपके हैं एंटोनियो गुतेरस। एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस जी आपके कहाँ से है? पुर्तगाल से। एंटोनियो गुतेरस जी कहाँ से है? पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की आपकी जो राजधानी और मुद्रा हो जाएगी पुर्तगाल लिस्बन करेंसी यूरो। लिस्बन करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो। क्लियर हुआ इतना? और अगर हम और बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को जब इसका गठन हुआ उसी वक्त क्या किया गया? भारत को इसका सदस्य बना लिया गया। क्लियर है? इसका सदस्य बना लिया गया। और अगर हम बात करें इसकी भाषाएं तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। ये ध्यान रखिएगा। कितनी भाषा है भैया? 6 भाषा है। कौन कौन सी भाषा है? इसके लिए हम ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताते हैं कि सर्फ को कहाँ मिला दो? सर्फ को एसी में मिला दो। कौन सी भाषा किसकी भाषा बन जाएगी? यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाएगी। सर्फ को कहाँ पर मिला दो? एसी में। यस का मतलब क्या हो जाएगा? स्पेनिश। ए का मतलब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। आर का मतलब क्या हो जाएगा? रसियन यानी कि रूस की भाषा है। एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंच। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? अरबी। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अरबी। उसके बाद सी का मतलब क्या हो जाएगा? चीनी। फिर से हम ध्यान ध्यान करते हैं। यूनाइटेड नेशन की कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं हैं। सर्फ को आप मिला दीजिए एसी में। इस दोनों ए का मतलब क्या हो जाएगा? अरबी व अंग्रेजी। एस का मतलब क्या हो जाएगा? स्पेनिश। आर का मतलब क्या हो जाएगा? रसियन। उसके बाद एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंच। सी का मतलब क्या हो जाएगा? चीन। क्लियर हो गया? इसमें विषय कितने हैं? विषय को अगर हम बात करें तो इसमें आपके हो जाएंगे 17 विषय, जिसमें एक मेन है आपका FAQ। क्लियर? सॉरी, FAO हो जाएगा। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? रोम, इटली। रोम, इटली। आप जानते ही होंगे। हम 17 विषय तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन UN के कितने विषय हैं? 17। आप ध्यान रखिएगा जिसमें मुख्य कौन सा है? FAO, जिसे क्या बोलते हैं? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगालियों ने किसे हराकर पुर्तगाल में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ किया? तो आप जानते होंगे कि गोवा जो हमारा राज्य है 1987 में इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ इसको? 1987 में। ये किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल, लिस्बन, यूरो। ध्यान रखिएगा, लिस्बन क्या है? इसकी राजधानी है। और यूरो क्या हो जाएगा? इसकी मुद्रा। पुर्तगाल के अधीन था, इतना आपको पता है। तो पुर्तगालियों ने जो है किससे छीना था? ये बीजापुर के शासक थे। इनका क्या नाम था? आदिल शाह। इसके पहले इस पर किसका शासन था?
यानी कि गोवा पर वो आपका था विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य कभी कभी किसके अंतर्गत आ जाता था? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सन 1312 की अगर हम बात करें, सन 1312 ईस्वी में गोवा किसके अधीन था? गोवा जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन था। किसके अधीन था भैया? दिल्ली सल्तनत के अधीन था। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के अधीन था, तो हमने कहा कि विजयनगर साम्राज्य का हमेशा से ही इस पर आधिपत्य था। तो दिल्ली सल्तनत वाले को कौन खदेड़ा? हरिहर प्रथम ने, जो कि आपकी विजयनगर साम्राज्य के हेड थे। हरिहर प्रथम ने विजयनगर के सम्राट थे, साम्राज्य के सम्राट थे। क्लियर? हरिहर प्रथम ने इनको खदेड़ा। उसकी अगर बात करें तो सन 1469 की अगर हम बात करें, सन 1469 की, तो यहाँ पर बहामी सुल्तान फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। फिर से ये जो है, पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन था गोवा, फिर से कहाँ पे मिल गया? दिल्ली सल्तनत के अधीन। फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। किस? तो उस समय जो है राजा कौन था? ये आपके थे बहामी सुल्तान, बहामी सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के बहामी सुल्तान। अब आप देखते जाइए कैसे कैसे गोवा अधीन जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद पुनः बहामी सुल्तान बहामी सुल्तान को किसने हराया? आदिल शाह ने। पुनः जो है बहामी सुल्तान को किसने हराया? आदिल शाह ने, आदिल शाह ने। तो बीजापुर के जो आदिल शाह हैं, उन्होंने पूरी तरह से आधिपत्य किस पर कर लिया? गोवा पर। फिर उसके बाद किसी तरह से पुर्तगालियों ने चाल चलकर, या क्या क्या चला था, हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन 1510 में किससे छीन लिया? आदिल शाह को हराकर गोवा को छीन लिया। यानी कि 1510 ईस्वी में शासन स्टार्ट हो गया गोवा पर किसका? पुर्तगालियों का। कब तक चला? 1961 तक चला। कब तक चला भैया? 1961 तक। अतः इस प्रकार जो है गोवा पर कितने साल शासन था? 450 साल जो है शासन था। और 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगाल ने इसको छोड़ा। पुर्तगाल ने क्या किया? इसको छोड़ा। पुर्तगाल से क्या हुआ? आज़ाद हुआ। पुर्तगाल से आज़ाद 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए गोवा दिवस कब मनाया जाता है? आप ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा दिवस। और अगर बात करें तो यहाँ पर सेना ने क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कहाँ पे चलाया था? गोवा में। गोवा में क्या चला? ऑपरेशन विजय। और यहाँ पे क्या था? दमन दीव को भी आज़ाद किया गया। गोवा की अगर बात करें तो ये क्या है? सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य। किसकी तुलना में है? क्षेत्रफल की तुलना में। क्लियर हो गया? गोवा में कितने ज़िले हैं? जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक हो जाएंगे उत्तर गोवा जिला, और दूसरा क्या हो जाएगा? दक्षिण गोवा जिला। क्लियर है? उत्तर गोवा जिला, एक हो जाएगा दक्षिण गोवा जिला। तो जिले के अनुसार सबसे छोटा ये क्या हो जाएगा? राज्य भी हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत जी यहाँ पे क्या है? सीएम है। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हो जाएंगे। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 2 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। और अगर हम विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 40 हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या है गोवा की? पणजी। किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपकी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कितना क्लियर हो गया? कौन सा राज्य है ये? 25वां राज्य है। क्षेत्रफल अगर हम जनसंख्या के अनुसार बात करेंगे तो कौन सा राज्य है? 4th नंबर का राज्य है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने किसे हराकर गोवा में पुर्तगाल शासन का प्रारंभ किया? 450 साल शासन करने के बाद जो है गोवा 19 दिसंबर 1961 को फ्री हुआ था, आज़ाद हुआ था। आदिल शाह को हराकर पुर्तगालियों ने गोवा पर आधिपत्य किया था, आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपका रोलेट एक्ट किस सन में लागू हुआ? आपका ऑप्शन क्या है? 1909 में, 1919 में, 1911 में, 1920 में। इसको बनाने का प्रयास करिएगा, क्या हो जाएगा?
तो रोलेट एक्ट आपका लागू हुआ 1909 में। इसमें नियम क्या था? 1909 को क्या क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में क्या था कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, समुदाय के लिए अलग क्या थी? निर्वाचन प्रणाली थी, प्रणाली। इसलिए जो दंगा उत्पन्न करने वाला, जो दंगा भड़काने वाला गवर्नर जनरल अगर कहा जाए, दंगा भड़काने का कार्य किसने किया? मार्ले मिंटो ने। मार्ले मिंटो ने बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी किसी को भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था। तो उसे क्या बोला गया? रोलेट एक्ट। कब आया? 1919 में। फिर उसके बाद दैत्य शासन प्रणाली, दैत्य शासन प्रणाली और द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था आपकी कब लागू हुई? 1919 में। इसको 1919 को क्या 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन क्या है आपका? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बारदोली की महिलाएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बारदोली की महिलाएं। क्यों दी थी? क्योंकि 1928 में अंग्रेजी हुकूमत ने, यानी अंग्रेजी सरकार ने बारदोली जो जगह है वहाँ पर कर को क्या किया था? बढ़ा दिया था। लगान, सॉरी, लगान को क्या है, वो एक ही होता है। लगान को क्या किया था? लगान को बढ़ा दिया था, बढ़ा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने लगान को बारदोली में बढ़ा दिया था 1928 में, बढ़ाकर लमसम 30% कर दिया था, 30% कर दिया था। क्लियर? और इसमें धरने पर बैठ गए आपके वल्लभ भाई पटेल जी, और इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया। तो अंग्रेज़ों को हार मानकर उसका जो लगान था 6% करनी पड़ी। क्लियर? तो लगान अत्यंत ही कम करनी पड़ी। इसलिए वहाँ की जो बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी? सरदार की, सॉरी, वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी? सरदार की। क्लियर हो गया? अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। और गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करें तो इनको नेताजी की उपाधि किसने दी? रुडोल्फ हिटलर, जो कि तानाशाह था कहाँ का? जापान का, रुडोल्फ हिटलर। क्लियर हो गया? और राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो अगर हम वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, ये आपकी जो है 1947 में जो अंतरिम कैबिनेट बनाई गई थी उसमें क्या थे? आपके गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री। और ये क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगर हम बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे भारत में 562 रियासतें थी। इन 562 रियासतों को एक करना बहुत ही जटिल कार्य था। ये एक नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो चाहते थे हम पूरी तरह से क्या रहें? स्वतंत्र रहें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय क्या थे? केपी मेनन, सॉरी बीपी मेनन थे, बीपी मेनन, केपी नहीं, बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन ने अत्यंत प्रयास करके इसमें से 559 देसी रियासतों को भारत में एक करने के लिए, देसी रियासतों में क्या क्या थे? राजा भी रहते थे भारत में, सॉरी, उनके राजाओं से बात करके क्या किया उन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने व बीपी मेनन ने भारत में विलय के लिए मंजूर कर लिया। भारत में विलय करने के लिए रियासतों को, 559 रियासतों को मंजूर कर लिया। लेकिन जो 3 रियासतें थी आपकी, जूनागढ़, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। इन तीनों को एक करना अत्यंत जटिल था, क्योंकि ये तीनों एक नहीं हो रहे थे। तो इसमें क्या है कि सेना को भेजकर जूनागढ़ में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा था वो जो है आपका जो है शामिल होना चाहता था पाकिस्तान में, लेकिन
सेनाओं की डर से, यानी कि सेनाओं का जो वहाँ पे जब आंदोलन हुआ, सेनाओं का जो जहाँ जब वहाँ पे सेनाएं गई, तो जूनागढ़ में अधिकतर हिंदू थे। उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ के राजा ने सरेंडर किया और जो है जूनागढ़ देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए मंजूरी दे दी, भारत में विलय के लिए मंजूरी दे दी। तो जूनागढ़ इस प्रकार से भारत में मिल गया। उसके बाद हैदराबाद में भी सेनाएं गई, तो उन्होंने भी क्या किया, ये भारत में विलय देने के लिए मंजूरी दे दी वहाँ के राजा। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या था, इसे नेहरू जी ने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जम्मू कश्मीर को नेहरू जी ने क्या कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए हमें इस पर जो है बहस नहीं करनी चाहिए। तो एक जो देसी रियासत थी उसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन जी नहीं जो है भारत में विलय कर पाए। क्लियर। तो कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर चला गया, कुछ पार्ट जो है हमारे अंदर चला है। उसको क्या कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया। इसको हम पूरी तरह से एक नहीं कर पाए। क्लियर। यानी कि भारत में इसका विलय नहीं कर पाए, वो भी नेहरू जी के कहने पर कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इसको जो है बीजेपी सरकार जब आई यहाँ पे, भारतीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है 31 अक्टूबर 2019 में इसको किसका दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का। किसके तहत, ये किसके पहले तहत था, 370-35A अनुच्छेद 370-35A के तहत ये था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस अनुच्छेद को हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसमें एक बना आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक बना क्या आपका लद्दाख। एक आपका जम्मू कश्मीर बना और एक क्या बना आपका लद्दाख। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बारदोली की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महात्मा पूना समझौता किसके मध्य हुआ। तो पूना समझौता किसके मध्य हुआ था, आपका ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। क्लियर। क्योंकि जो दलित थे उनके लिए अलग से जो है निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। निर्वाचन प्रणाली क्या थी, अलग थी। किसमें थी, विधानसभा में। विधानसभा में अलग निर्वाचन प्रणाली थी। तो इसको क्या किया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया किसमें, पूना समझौता में। पूना समझौता में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। इसमें कहा गया कि सभी लोग एक समान रूप से मतदान करेंगे, एक समान, सबके लिए क्या होगी, एक समान मतदान प्रणाली होगी। मतलब कोई जात पात उसमें नहीं ली जाएगी, एक समान मतदान प्रणाली होगी, इसमें कहा गया। क्लियर। और दलितों के रूप से, दलितों और शोषित के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्लियर है। तो कहाँ पे हुई, येरवदा जेल, येरवदा जेल, वदा सेंट्रल जेल, पूना समझौता। और कब हुआ, 24 सितंबर 1932। क्लियर। जब जो है आपका जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, जो कि पूरी तरह से क्या रहा था, असफल रहा था। क्लियर। इसमें जो है दलितों के लिए जो विधानसभा की पृथक शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी गई। और इसमें जो है शासन प्रणाली में 31 सीट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 148 कर दिया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, वो हो जाएगी दलितों के रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ध्यान रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे, महात्मा गांधी जी। वो कौन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, मदरसा, आंग्ल मराठा युद्ध, ये सभी प्रक्रियाएं हुई। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द बंगाल गजट, जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था, और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, वह जो है मुस्लिम के लिए अलग जो है शिक्षा प्रणाली, जिसको क्या कहा गया, मदरसा, जहाँ पे मुस्लिम जो है पढ़ सकते हैं। और आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो क्या था, 1848 से 1856। क्लियर। उसके बाद इनको क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की उपाधि किसको दी गई, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
तो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। द बंगाल गजट, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय और मदरसा व आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रक्रिया किसके अधीन हुई, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थी। क्लियर। क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आखिरी जो है कंपनी के अधीन आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना, कंपनी के अधीन अंतिम रूप से गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो द बंगाल गजट और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये सभी प्रक्रियाएं हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, जो कि क्या था, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था। क्लियर। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये कंपनी के अधीन नहीं था। और कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन क्या है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। इसके लिए हमें एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक देखते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसको भी हम आसानी से याद कर लेते हैं इसी वक्त। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दर्रा हो जाएगा, इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, जेकब बीपी। जेकब की बीपी कहाँ पर जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जी से क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। क्लियर। के से क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। बी से क्या हो जाएगा, बी से आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अब बी से और क्या हो जाएगा आपका, बी से और क्या हो जाएगा आपका, बुर्जिल दर्रा। पी से क्या हो जाएगा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल। तो क्या क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जेकब की बीपी बढ़ गई। जे से क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। के से क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। बी से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। और बी से एक और हो जाएगा आपका बुर्जिल दर्रा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। तो ये टिक हो जाएगी, ये कभी भी आएगा तुरंत आप क्या टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी। वहाँ पे क्या होगी, ध्यान रखिएगा, अगर दर्रा आएगा तो वहाँ पे आप ट्रिक क्या याद होनी चाहिए, बारिश। हिमाचल प्रदेश में क्या होगी, बारिश होगी। तो बी से क्या हो जाएगा, बड़ा लाचा। आर से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। उसके बाद यस से क्या हो जाएगा, सिपकिला। बड़ा लाचा फिर क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। यस से क्या हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। ये कभी हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकिला दर्रा, ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो हो जाएगा उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड भी जाएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगी भैया, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ठंड कहाँ पे पड़ेगी, उत्तराखंड में। इसके लिए आपको क्या पीना पड़ेगा, लेमन टी। ध्यान रखिएगा, लेमन टी यानी कि नींबू की चाय पीनी पड़ेगी। इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी LMN। लेमन टी आप कहाँ पिएंगे, उत्तराखंड में। ये आपको जब ट्रिक ध्यान रहेगी तो अगर आप एग्जाम में बैठेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। यल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड। यम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माना। और यंत से अगर बात करें तो नीथ। क्लियर। तो हम लेमन टी कहाँ पे पियेंगे, उत्तराखंड में। उसके बाद जन लोग कहाँ पे भाग जाते हैं हमेशा, सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, सिक्किम, क्योंकि ये किसके पास है, ये आपका नेपाल और बांग्लादेश और किसके पास हो जाएगा, चीन। तो यहाँ पे आपसी जो है बॉर्डर ज़्यादा है, इसलिए क्या रहेगा, यहाँ पे जन जो है लोगों को क्या रहेगी, डर रहेगी। इसलिए जो है सिक्किम क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य भी है। तो अगर हम जन की बात करें, जन, तो जे से क्या हो जाएगा, जेलेपला। जे से हो जाएगा आपका जेलेपला। और यन से क्या हो जाएगा आपका नाथुला। क्लियर। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, जेकब की बीपी बढ़ गई। क्लियर।
उसके बाद हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या पीनी पड़ेगी, लेमन टी पीनी पड़ेगी। जे से क्या हो जाएगा जोजिला, के से क्या हो जाएगा काराकोरम, बी से क्या हो जाएगा बुर्जिल, और बी से क्या हो जाएगा बनिहाल, और पी से क्या हो जाएगा पीर पंजाल। फिर उसके बाद सिक्किम में पहुँचेंगे तो यल से क्या हो जाएगा, यल से हो जाएगा लिपुलेख, यम से क्या हो जाएगा माना, यन से क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नीध। और जन की बात करें तो जन कहाँ पहुँचेंगे हम सिक्किम, तो जे से क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा जेलेपला, यन से क्या हो जाएगा नाथुला। उसके बाद अगर हम पहुँचते हैं बारिश कहाँ पे होगी, BRS, ये आपकी कहाँ पे होगी हिमाचल प्रदेश में। तो बी से क्या हो जाएगा बड़ा लाचा, आर से क्या हो जाएगा रोहतांग, यस से क्या हो जाएगा सिपकिला, ये कहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला, ये सभी दर्रे कहाँ पर स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पश्चिमतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप में क्या है इंदिरा पॉइंट। क्लियर है, यहाँ पे पड़ेगा। अगर हम एकदम जो है उत्तरतम बिंदु की बात करें, यानी कि उत्तर की तरफ जो बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, इंदिरा काल। उत्तर का जो बिंदु है उसे क्या बोलेंगे भैया, इंदिरा काल। तो इंदिरा काल ये कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर हम पूरब की बात करें और पश्चिम की बात करें तो पूरब में क्या आपका क्या हो जाएगा, पूरब में जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर क्रीक, सर क्रीक, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। उसके बाद अगर हम सॉरी यहाँ पे क्लियर है, पूरब में की बात करें सर क्रीक पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद वारंगल, वारंगल की अगर हम बात करेंगे ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, वारंगल ही वालांगू, वालांगू ये आपका पड़ेगा गुजरात में। तो फिर से अब क्लियर कर लेते हैं, एकदम उत्तर का जो बिंदु होगा उत्तरतम वो क्या हो जाएगा, इंदिरा काल, ये कहाँ पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर हो गया। और यहाँ पे गुजरात में क्या पड़ेगा, ये आपका एकदम पूर्वोत्तम बिंदु पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा वालांगू, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वालांगू। उसके बाद सरक्रीक की अगर हम बात करें तो ये एकदम पूर्वोत्तम पड़ेगा, पश्चिमतम कहाँ पड़ेगा वालांगू जो कि गुजरात में है, पूर्वोत्तम कहाँ पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, क्या हो जाएगा सरक्रीक, सरक्रीक। क्लियर हो गया। तो पश्चिमतम बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वालांगू जो कि कहाँ पर है गुजरात में। सरक्रीक की बात करें कहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा काल की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा इंदिरा काल, ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जीवित जड़ पुल पाया जाता है। तो जीवित जड़ पुल कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में। क्यों पाया जाता है इसके बारे में हम बताते हैं। एक रबर ट्री होता है, रबर ट्री, तो रबर ट्री में कुछ लताएं होती हैं, इन लताओं के थ्रू क्या करते हैं वहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं ओवर ब्रिज यानी कि पुल का निर्माण कर लेते हैं, पुल का, इसी पुल से वो जनजातीय लोग चलते हैं जाते हैं रबर ट्री। तो रबर ट्री क्या होता है, बहुत मजबूत और लचीला होता है। इस रबर ट्री के थ्रू क्या बना लेते हैं, पुल बना लेते हैं। इसी पुल को क्या बोलते हैं, जीवित जड़ पुल। और ये कहाँ पे होता है, मेघालय में। और इस जनजाति का नाम क्या है, ये होती है आपकी खासी जनजाति, खासी। खासी जनजाति के लोग जो रबर ट्री होता है उसके थ्रू, उसकी लताओं के थ्रू क्या बना लेते हैं, पुल बना लेते हैं। उस पुल को क्या बोलते हैं, जीवित जड़ पुल। क्लियर हो गया। अगर हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, लोकटक झील। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पाई जाती है, लोकटक झील। मणिपुर की बात करें यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन हो जाएंगी, नजमा ए हेपतुल्ला। असम की हम बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाएंगे, जगदीश मुखी। मेघालय की बात करें कि यहाँ कौन हो जाएंगे, कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तथागत राय। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके, मिजोरम में हो जाएंगे आपके पी जोरमथंगा, पी जोरमथंगा। ये जितना रिवीजन करेंगे आप उतना क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती रही भूलती चलती हैं। और PS श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प कर, स्टाम्प एवं पंजीयन कर, उसके बाद निगम कर। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर,
वो आपका हो जाएगा निगम कर। क्लियर है? ये सभी क्या है? तो अगर हम बात करें, अगर किसी भी व्यक्ति पर सीधे रूप से बर्डन पड़ता है कर का, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, जैसे आपका आयकर, ये हम सीधे देने जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? निगम कर। निगम कर ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर है। और आपका क्या हो जाएगा? उपहार कोई आप पाते हैं तो आप डायरेक्टली रूप से जाना पड़ता है देने, उपहार कर, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। और अगर हम राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा कृषि आयकर। कृषि आयकर ये भी क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, कृषि आयकर। आप प्रत्यक्ष कर की बात करें तो इस पर हमें प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर क्या होता है हमें प्रभाव, जैसे आप होटल में जाते हैं तो बिल देते हैं तो पूरी रूप से इंक्लूड करते हुए देते हैं, उसका जो कर है वो कौन देता है? होटल का मालिक देता है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। आपकी जीएसटी क्या हो जाएगी? अप्रत्यक्ष कर। गुड एंड सर्विस टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। क्लियर हो गया? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क हो जाएगा, सेवा कर, ये सभी किसके अधीन आ जाएंगे? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है, केंद्र सरकार। और बिक्री कर और व्यापार कर की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष कर। स्टाम्प व पंजीयन शुल्क की बात करें, ये भी क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सभी भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं अब टोटल हो गई हैं? 22। पहले कितनी थी? 14। लास्ट में इंक्लूड कितनी की गई? 8। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो एक सिंधी भाषा जोड़ी गई, 14th भाषा जब इंक्लूड थी 8वीं अनुसूची में, उसके बाद सर्वप्रथम कौन सी 15वीं भाषा जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के थ्रू सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं पुनः आई। तीनों कौन थी? कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और क्या हुई? नेपाली। ये भाषाएं जोड़ी गई 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 2003 में क्या हुआ? 92वां संविधान संशोधन, 92वां 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? ये होगी आपकी मैथिली, संथाली व डोगरी। डोगरी और एक थी बोडो। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। क्लियर? सर्वप्रथम सिंधी जोड़ी गई किस संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा आपकी कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और लास्ट में कौन सी भाषा 2003 में 92वां संविधान संशोधन कौन सी जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। 9वीं अनुसूची की बात करें तो सर्वप्रथम 1951 में सर्वप्रथम जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल संबंधी कानून बताया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें किससे संबंधित है? पंचायती राज से, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के अधीन हो आता है। क्लियर? और 12वीं अनुसूची की बात करें तो किसके अंतर्गत हो जाएगा? नगर निगम, यानी कि जो शहरी शासन प्रणाली है, 12वीं अनुसूची नगर निगम हो जाएगा। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आपकी 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? ऊंचाई, दाब, विद्युत धारा की वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। आप देखे होंगे कोई भी अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई भी एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो उसकी जो हाइट मापी जाती है उसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। कितने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है? एल्टीट्यूड। और इसी एल्टीट्यूड को किससे मापा जाता है? अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से। तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब, बैरोमीटर। क्लियर? अमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। वायु एवं गैस का भार किसे मापते हैं? एनीमोमीटर। ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी समुद्र की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन क्या है आपका? अल्टीमीटर, फायदोमीटर, गैलोरोमीटर, ओडोमीटर।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फायदोमीटर। फिर आया एल्टीमीटर। किसी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई एल्टीट्यूड किससे मापते हैं हम? एल्टीमीटर से। फायदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। आप देख ही रहे हैं समुद्र की गहराई। गैलोनोमीटर से हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा व माप, यानी कितनी विद्युत धारा बह रही है प्लस माप। किससे मापते हैं? गैलोनोमीटर से। क्लियर। ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं? घूर्णन करते हुए चक्की के द्वारा चली गई दूरी। घूर्णन द्वारा चली गई दूरी। तो जो मोटरसाइकिल का आपका चक्का रोटेट करता है उसकी दूरी किससे निकालते हैं हम? किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। यहीं पे जो अंक लगा होता है 1 2 3 करके बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। गोलाकार चक्के द्वारा चली गई दूरी को किससे मापते हैं? ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स। टेलीविजन क्या होता है? एक पहले यांत्रिक वाला था जिसमें हर एक इक्विपमेंट लगे हुए थे, कमरे की साइज़ कितना बड़ा टेलीविजन होता था। फिर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। इसकी खोज किसने की थी? जेलबर्ड की, टेलर फारन्सबर्थ ने, कि जॉन बर्डिन, विलियम शाकली एवं वाल्टर बर्टन ने, कि मर्कोनी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टेलर फारन्सबर्थ ने। बहुत बच्चे क्या टिक लगाने का प्रयास करेंगे जेलबर्ड, लेकिन जेलबर्ड ने टीवी की तो खोज की थी, लेकिन कौन सी टीवी की खोज की थी? मैकेनिकल वाले। क्लियर। मैकेनिकल टीवी खोज किसने की थी? जेलबर्ड ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाली खोज किसने की? टेलर फारन्सबर्थ ने। उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? विलियम शाकली। ट्रांजिस्टर। मर्कोनी ने किसकी खोज की थी? रेडियो की। रेडियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? लाल की, कि बैगनी की, कि हरा की, कि नारंगी की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैगनी। ये हम आपको वर्ण विक्षेपण करके बताते हैं कि जब भी कोई श्वेत रंग की प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ती है तो 7 भागों में वो विभक्त हो जाती है। क्लियर। 7 भागों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? VIBG YOR। तो सबसे ऊपर कौन होता है? R। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की प्रकाश की। इसीलिए लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो दूर से ही हमें आसानी से क्या होता है? दिखाई पड़ता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी की। क्लियर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी की। और लेकिन सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? बैगनी की। क्लियर। जिसका अपवर्तनांक यानी कि विक्षेपण जितना ज़्यादा है उसकी आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर से हम बताते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? बैगनी की। बैगनी की। इसलिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति क्या हो? एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि अपोजिट होती है, व्युत्क्रमानुपाती। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हो जाएगी? बैगनी की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? बैगनी की। और सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हो जाएगी? बैगनी की। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी हो जाएगी? लाल की। इसलिए लाल रंग का जो प्रकाश होता है दूर से ही आसानी से क्या होता है? दिखाई पड़ता है। इसलिए सिग्नलों के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग के प्रकाश का। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? सबसे कम आवृत्ति ये हो जाएगी आपकी लाल रंग के ही प्रकाश की। क्लियर हो गया। तो आवृत्ति प्रोपोर्शनल किसकी होगी? अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक की। और प्रोपोर्शनल होगी 1/, तरंग दैर्ध्य की। ध्यान रखिए। जिसकी जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी उसका उतना कम क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति अधिकतम होती है? वो क्या हो जाएगा? बैगनी। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? लाल रंग की। सबसे कम आवृत्ति किसकी? लाल रंग की। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी हो जाएगी? लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल कागज़ श्वेत प्रकाश में दिखाई पड़ता है तो कैसा दिखाएगा? कोई क्या है? लाल रंग का कागज़ है, उस पर श्वेत रंग का अगर प्रकाश पड़ रहा है तो इसमें क्या है? इस श्वेत रंग के प्रकाश में सातों रंग हैं। सातों रंग हैं।
तो ये लाल रंग को प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। कैसी दिखाई पड़ेगी, श्वेत प्रकाश में किसी भी अगर रंग की वस्तु हम देखेंगे तो ठीक उसी ही रंग की वो दिखाई पड़ेगी। ये क्या हो जाएगी, लाल। अगर यहाँ पे लाल होता और हम कौन सी प्रकाश डालते, जैसे बैगनी, तो अब इसमें लाल रंग की प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने वाला कोई प्रकाश है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैगनी है। तो क्या करेगा, इस बैगनी क्या कर लेगा, अवशोषित। इस बैगनी को क्या करेगा, अवशोषित। इसलिए कैसा दिखाई पड़ेगा, ये काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो ब्यूटेन प्रोपेन, कि मेथेन व प्रोपेन, कि ब्यूटेन मरकैप्टन, कि मिथाइल मरकैप्टन। तो ब्यूटेन व प्रोपेन किस में पाया जाता है, एलपीजी गैस में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें मिलाया किया जाता है क्योंकि ये गंधहीन गैस होती है, इसमें गंध नहीं निकलती। और अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है तो इसको हम कैसे पता करेंगे, किसी गंध के थ्रू ही पता करेंगे। तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, मिथाइल मरकैप्टन। क्लियर। सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल मरकैप्टन, जो कि किसका है, इसके सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग का कारण है। ऑप्शन क्या है, लिथियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, कि क्रोमियम। तो स्ट्रांसियम से क्या आएगा आतिशबाजी के दौरान, लाल रंग। बेरियम से क्या आएगा, हरा रंग। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेरियम। लाल रंग किससे आएगा, स्ट्रांसियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। हाइजेनबर्ग, सारेंसन, यूरे एवं बासर्म ने, कि एनेर फर्मी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूरो एवं वासर्म ने। सारेंसन की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी, पीएच स्केल की। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सारेंसन ने। हारेंजन ने किसकी खोज की थी, हाइजेनबर्ग ने, अनिश्चितता के सिद्धांत की, अनिश्चितता के सिद्धांत की। क्लियर। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, इसकी खोज किसने की थी, ध्यान करिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, कैवेंडिश ने। उसके बाद नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। पुनः जो है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले ने। और अमोनिया की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने। अमोनिया में कितना प्रतिशत जो है, सॉरी यूरिया में कितना प्रतिशत अमोनिया पाया जाता है, 46%। नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी, अभी हमने प्रीवियस में बताया। क्या हो जाएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 46% होगी। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्णांता में रोगी कौन सा रंग नहीं पहचान पाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हरा व लाल। वर्णांता में कौन सा रंग नहीं पहचान पाता, वो हरा व लाल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे दृढ़ तत्व एनामेल बना होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कि कैल्शियम ऑक्साइड से, कि कैल्शियम फास्फेट से, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से। CaO को क्या बोलते हैं, बुझा चूना। उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, अनबुझा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, की अमाशय, की यकृत, की श्वसन तंत्र। तो हेपेटाइटिस को क्या बोलते हैं, पीलिया, जिसमें आँखें आपकी क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी, और जो यूरिन निकलता है आपका वो किस कलर का होता है, पीला। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। क्लियर। और यकृत में क्या पाया जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो यानी कि कल या परसों में डिस्कस भी किया था, हिपैरिन जो प्रोटीन है वो जो है यकृत में ही पाया जाता है, जिसमें जो धमनी व शिरा में ब्लड बहता है वो जमने नहीं पाता है। और ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है, यकृत। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, अग्नाशय। श्वसन तंत्र प्रभावित होगा किसमें, डिप्थीरिया में। सॉरी डिप्थीरिया में क्या प्रभावित होगा, श्वास नली। और श्वसन तंत्र किस में प्रभावित होगा, काली खांसी में, क्योंकि वो सीधे चेस्ट से संबंधित है, काली खांसी में। आंत में क्या प्रभावित होता है, ये आपका होता है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा, आपका जीवाणु से। और आंत किस रोग के अंतर्गत प्रभावित होती है, हैजा। ये भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, फिलोक्विनोन की कैल्सीफेरॉल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्सीफेरॉल। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। आर से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, रेटिनॉल जो कि ये क्या है, ए है। ये क्या है? विटामिन बी। ये क्या है? विटामिन सी। ये क्या है? विटामिन डी। ये है विटामिन ई। ये क्या है? विटामिन के। तो बी से क्या है? थायमिन। बी से है आपका थायमिन। ए से है आपका, सी क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और डी क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? टॉफ़ी। टी से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और एफ से क्या हो जाएगा आपका? एफ से हो जाएगा फिलोक्विनोन। क्लियर? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रथ एक टाफी। ये है विटामिन ए, ये विटामिन बी, ये विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होगा? सूखा रोग। और सी से क्या, किस की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। और उसके बाद रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है? आपकी आँख से संबंधित प्रॉब्लम होती है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन की कमी से निम्न रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासिक्योर एवं मरासमस। क्लियर? प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने, बर्जीलियस ने। क्लियर हो जाएगा। एक सरल प्रोटीन होता है, सरल प्रोटीन जो किससे मिलकर बनता है? अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। मनुष्य में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। 10 का जो निर्माण होता है वो स्वतः होता है शरीर के अंदर। 10 जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? भोजन से। और प्रोटीन बनता किससे है? एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से। क्लियर? जनन शक्ति का कम होना ये किसके अंतर्गत होगा? विटामिन ई के अंतर्गत, जिसको क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको आज का हमारा ये लिंक का प्रोसेस अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और समय समय पर जो वीडियो आते हैं, अगर कोई भी आपको इशू, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करा करिए। धन्यवाद।